खुशामदीद, बहुत बहुत स्वागत। इस्तकबाल आप सबका। 8:35 हो गए हैं और ये वक्त होता है प्रोग्राम सलाम जीके को शुरू करने का। हमारा और आपका साथ 10 बजे तक रहेगा। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। न सिर्फ गुलिस्तान न्यूज़ बल्कि जीके 24/7 न्यूज़ पर भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखने के अलावा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह प्रोग्राम वक्फे से नशरियात भी वहां पर जारी रहेंगी, आपके लिए दस्तयाब रहेगा। और इसके लिए अलावा ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर जाकर प्रोग्राम सलाम जी को आप देखेंगे, वहां पर खबरें पढ़ेंगे, तज्जिया और तबसरा होगा। उस ताल्लुक से अपनी बात रखने का भी आपको कमेंट सेक्शन में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बात रखने का मौका या आज अवसर दिया जाएगा। 10 बजे तक जब तक आप और हम साथ साथ रहेंगे, मुख्तलिफ मौज़ूआत से हमें गुजरना है। सेट फॉर्मेट है जिसके मुताबिक हम आगे जाएंगे। आज दिसंबर की 13वीं तारीख है, साल 2024 आखिरी महीना है, 2 हफ्ते बीत गए हैं, जबकि जुमे का दिन अहम तरीन कुछ मौज़ूआत है और भारत की सियासत के लिए आज का दिन इंतहाई अहमियत का हामिल है। दाल हुकूमत दिल्ली की बात हो, मुल्क की दीगर रियासतों की बात हो, कुछ अच्छी खबरें, कुछ बुरी खबरें, कुछ एक हिस्सों से कुछ बड़े फैसले हुए हैं, कुछ बड़े फैसले मुतवक्के हैं। इस ताल्लुक से इस प्रोग्राम में आगे चलकर गुफ्तगू शनीद होगी। लेकिन साथ साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर अदालत की बात हो, अदालतों के बाहर बात हो, हुकूमती सतह पर इक़दामात हो, कुछ बड़े फैसले हों, मेजरेंगे अपडेट्स आप तक पहुँचेंगी। तामीर और तरक्की की बात भी होगी। तरक्याती मंजरनामे को बेहतर बनाने के लिए या 100% नताइज बरामद करने के लिए सरकार ने इक़दामात उठाए और मकामी सतह पर न सिर्फ MLAs बल्कि BDCs, DDCs और पंचों और सरपंचों के इंतखाबात कराकर बहुत हद तक निज़ाम को मजबूत या निज़ाम में शफाफियत लाने के दावे तो किए, लेकिन दौर हाजिर में कई इस तरह की कमियां हैं, लूप होल्स हैं जो बाइस मुसीबत न सिर्फ अवाम के लिए बल्कि अवामी नुमाइंदों के लिए बने हैं। एक अहम तरीन मौजू जिस पर आगे चलकर गुफ्तगू करेंगे, आप अपने इलाके के अपडेट्स ज़रूर हम तक पहुंचाएंगे। साथ साथ हमारे नंबर्स भी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। कॉलिंग का एक स्पेशल सेगमेंट होगा और वो स्पेशल सीरीज जिसका आज 8वां एपिसोड होगा। ऑनलाइन गैम्बलिंग से होने वाले नुकसान पर हम बात करेंगे। कानूनी माहिरीन हमारे साथ मुसलसल प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं और IT या फिर टेक एक्सपर्ट्स को भी प्रोग्राम में शमूलियत का मौका देते हैं। उस ताल्लुक से भी बातचीत आज प्रोग्राम में जारी रहेगी। सलाम जीके का आगाज़, इससे पहले मौज़ूआत की तरफ जाएं, खबरों पर जाएं। दिल्ली से शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आज हंगामा की इस दिन हो सकता है, सरकार के लिए भी और हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए भी। दोनों तरफ की बात आपके सामने रखेंगे। मामलात क्या हैं और आज का दिन अहम क्यों है, अब तक के पार्लियामेंट के सेशन के जितने दिन गुजरे हैं उसमें ज़रा ये बताने की आपको कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले इतिहास के पन्नों को ज़रा पलटते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ गौहर कुची मौजूद हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है, 13वीं तारीख क्या बताती है, कुछ बड़ी घटनाएं, कुछ बड़े वाक़यात हिंदुस्तान और आलमी तारीख में। हिस्ट्री ऑफ द डे में बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ रशीद। प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक तारीख में आज के दिन के हवाले से आज 13 दिसंबर है और आलमी और मुल्की सतह पर क्या कुछ हुआ है, चंद मालूमात जो हम आपकी नज़र करते हैं, उसके बाद ही खबरों की शुरुआत करेंगे। और आज ही के दिन 13 दिसंबर साल 2000 में पार्लियामेंट पर दहशतगर्दाना हमला और दहशतगर्दों समेत 15 लोगों की जान चली गई है। और आज ही के दिन 13 दिसंबर साल 1232 में गुलाम ख़ानदान के हुक्मरान अल्तमश ने ग्वालियर पर कब्जा किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1675 में मुगलों ने सिख गुरु तेग बहादुर का कत्ल किया है, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1920 में नीदरलैंड के हेग में लीग ऑफ नेशंस की बैनुल-अक़वामी अदालत कायम हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन 13 दिसंबर साल 1941 में पीरू में खराज की जंग में 3000 फौजियों की मौत हुई, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1982 में शुमाली यमन में ज़बरदस्त ज़लज़ला आने से 2000 लोगों की मौत हुई है, वो आज ही का दिन था और साल था 1982। और आज ही के दिन 13 दिसंबर साल 2003 में अमरीकी फौजियों ने इराक के मौसूल सदर सद्दाम हुसैन को तकरीयत में गिरफ्तार किया, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1995 में चीनी शहरियों और नोबल अमन इनाम याफ्ता वीजंगशेन को 14 साल की सज़ा और मुल्क मुखालिफ इल्ज़ामात उस पर आयद किए, जिसके बाद ही उन्हें 14 साल की सज़ा दी गई है। और आज ही के दिन साल 1916 में ऑस्ट्रिया में 24 घंटे के अंदर तोदे गिरने से इटली और ऑस्ट्रिया में 10,000 हलाकतें हुई और साल था 1916। और आज ही के दिन 13 दिसंबर साल 2010 में चीन में
2400 बरस पुराना मिट्टी का बर्तन मिला है और उसके अंदर सूप पाया गया है। और उसके साथ साथ ही आज ही के दिन साल 1996 में कोफी अन्नान अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मुंतखब हुए, वो आज ही का दिन था। और आज ही के दिन साल 1986 में हिंदी फिल्मों की मशहूर अदाकारा सुमिता पाटिल का इंतकाल हुआ, वो आज ही का दिन था। तो नाजरीन, ये थी तारीख में आज के दिन के हवाले से, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द डे में आज 13 दिसंबर को क्या कुछ हुआ है हमने आपको बताया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की ओर चलते हैं और खबरों की शुरुआत करेंगे आसिफ रशीद। चलिए, शुरुआत प्रोग्राम का हो चुकी है और हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद सीधा खबरों के ऊपर आएंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर के मामलात पर भी जरा गुफ्तशनीद करनी है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, लेकिन आज का दिन चूंकि मुल्की या कौमी सतह पर सबसे अहम तरीन दिनों में से एक है। ऐवान की कार्रवाई आज भी होगी जुमे के रोज, लेकिन आज चूंकि एक जो स्केड्यूल है उसके मुताबिक आईन पर आज से बहस शुरू होगी। लोकसभा के अंदर आज और कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन। ऐवान में जब आज बहस की जाएगी तो हंगामे के साफ आसार नजर आते और हिज़्ब इक़्तिदार की दोनों जमातें आमने सामने या इनके इत्तेहादी आपस में लड़ते दिखाई दिए हैं। आज लोकसभा पर बहस होनी है, आगाज आज होगा। इसके बाद कल के दिन में जब हम दाखिल होंगे तो कल यानी हफ्ते के दिन वज़ीर आज़म लोकसभा में सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगी, क्योंकि कई तरह के सवालात तवक्को की जा रही है उठाए जाएंगे और उसके बाद राज्यसभा तक भी बात पहुंचेगी। भारत सरकार और अपोजिशन के दरमियान तल्ख सियासी महाजराई के पस मंजर में कानून साज जुमे को यानी आज आईन पर बाज़ाब्ता तौर पर एक तारीखी बहस का आगाज करेगा और पार्लियामेंट को एक तरह से आप कह सकते हैं कि जैम पैक्ड रहेगा, क्योंकि दोनों तरफ से व्हिप जारी हुई है। तमाम मेंबर पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी ने भी और कांग्रेस की जानिब से भी तमाम लोगों को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इंडिया ब्लॉक की जानिब से अगरचे मुसलसल राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ को बरतरफ करने का मुतालबा किया गया, लेकिन इन सब के बीच में आईन पर जब बहस होगी तो इस मामले पर भी तकरार बीच बीच में आप जरूर देखेंगे, नोकझोंक की जाएगी। 13 यानी आज और फिर 14 दिसंबर को कल लोकसभा में, और उसके बाद पीर का दिन चुना गया है 16 और 17 दिसंबर को बहस कंटिन्यू की जाएगी, लेकिन ये राज्यसभा के अंदर होगी, अपर हाउस में होगी। इतलात ये है कि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज इत्तेहाद की तरफ से या हुकूमत की तरफ से लोकसभा में बहस का आगाज करेंगे, हफ्ते को भी जारी रहेगी। कल वज़ीर आज़म मोदी ऐवान में बहस का जवाब भी देंगे और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह इम्कान है कि 16 दिसंबर को राज्यसभा में बहस का आगाज करेंगे और जो भी पेशरफ्त होगी वो हुकूमत की जानिब से जो भी डेवलपमेंट्स होनी है वो उनकी तरफ से बातें आगे रखी जाएंगी। और इस दौरान कांग्रेस की तरफ से इतलात ये हैं कि राहुल गांधी और वायनाड के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को स्पीकर की तरफ से खड़ा किया जा सकता है। दोनों इस बहस में शामिल होकर हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ से बात रखेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने तमाम लोकसभा मेंबरान को 13 और 14 यानी आज और कल 2 दिनों के लिए ऐवान में मौजूद रहने की 3 लाइन व्हिप जारी की है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने गुज़श्ता हफ्ते भी अमरीकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के साथ अपोजिशन पार्टी के मुबैना रवाबित, अडानी ग्रुप के खिलाफ रिश्वत सतानी के इल्जामात पर मुसलसल एक दूसरे को हत्वे तनकीद बनाया और जारी हंगामे के बीच बहस मुतासिर भी राज्यसभा के अंदर कल भी हुई और आज भी ऐसा इम्कान लग रहा है कि जब आईन पर बहस होगी तो शायद ये बातें बीच बीच में आएंगी। आप देखेंगे ताने बीच बीच में मारे जाएंगे दूसरी तरफ से भी। हुक्मरान जमात या हिज़्ब इख्तिलाफ कुछ कानून साजों ने इस बात को भी मुस्तरद नहीं किया कि आईन पर बहस दोनों फरीकैन के दरमियान ज़बानी जंग में बदल जाएगी और सूरत हाल मजीद खराब होगी और शायद कार्रवाई भी मुतासिर हो। लेकिन कोशिश ये की जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर बात हो और दोनों तरफ से हालांकि यकीन दहानियां कराई गई, राहुल गांधी की तरफ से भी और हुकूमत मुसलसल बात कर रही है, लेकिन हमने देखा कि कई ऐसे इल्जामात जो दोनों तरफ से एक दूसरे पर लगाए गए, बीजेपी कांग्रेस पर, कांग्रेस बीजेपी पर, वो आड़े आ रहे हैं। और यही वजह है कि 12 दिनों की जो कार्रवाई हुई है उसमें 12 घंटों तक भी हाउस की कार्रवाई नहीं चली है। 0 या क्वेश्चन आवर लोकसभा में जरूर चला है सवालात का सिलसिला, लेकिन उस दौरान भी गर्मागर्म बहस हो जाती थी। मगर राज्यसभा के अंदर कार्रवाई बुरी तरह मुतासिर हुई है। आज तवक्को की जानी चाहिए, जब एक बड़ा दिन रखा गया है, तारीखी बहस है, तो बड़ी अच्छे अंदाज में और दोनों तरफ से एक दूसरे की बात सुनी जाए, इल्जामात भी लगे, लेकिन एक दूसरे की बारी आते आते और शायद यहां से चीजें आगे बढ़ सकें। तो दिल्ली में 11 बजे लोकसभा के अंदर जब बहस का आगाज होगा, इस पर जरूर हमारी नजर रहेगी। गुलिस्तान न्यूज और जेके 24/7 न्यूज पर दोनों तरफ से सवालात की बुछाड़ होगी और आईन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम जो एक दूसरे पर लगता रहा है उसमें मजीद क्लैरिटी करने की कोशिश होगी। अपनी अपनी बात रखेंगे, एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ये बराह रास्त मनाजिर आप तक ऐवान से आज पहुंचेंगे।
तो नाज़रीन, ये थी ऐवान के हवाले से खबर। अब जरा बात उस मामले की जो कल का सुर्खियों में रहा है, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन के हवाले से, जहां पर मरकजी काबीना ने उस तजवीज़ को मंजूरी दी है कि मुल्क के अंदर एक साथ असम्बली और लोकसभा इंतखाबात का अमल लाया जाए। इस सिलसिले में जहां कल इस तजवीज़ को मंजूरी दी गई है काबीना की जानिब से, वहीं अब माना जाता है कि आज ऐवान के अंदर इस बिल को पेश किया जा सकता है। और ये भी माना जाता है अगर इस बिल को पास किया जाता है दोनों ऐवानों से, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से, उसके बाद ही मुल्क के अंदर 2034 में एक साथ इंतखाबात का अमल, यानी कि इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। 2034 के दौरान आपको बताते चले कि जो पार्लियामेंट जो कमेटी तश्कील दी गई थी साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में, उस कमेटी की जानिब से जो उन्होंने अपने सिफारिशात रखे थे हुकूमत के सामने, काबीना के सामने, और उसके साथ साथ ही काबीना के सामने उन्होंने ये तजवीज़ रखी थी जिसमें उन्होंने जो मुख्तलिफ रियासतों के सरबराहान उनके साथ सियासी जमातों के साथ बातचीत की है और एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट के बाद ही जो तजवीज़ अब काबीना के सामने रखी थी, काबीना ने उस तजवीज़ को मंजूर कर लिया और अब माना जाता है कि बिल ऐवान के अंदर पेश की जाएगी। आज उस पर काफ़ी बहस होगी। एक तरफ से जहाँ जो हिज़्ब इक़्तिदार के मेंबरान हैं उनकी जानिब से इसका खैर मकदम किया गया है और माना गया है कि इससे जो अखराजात थे जो उस पर खर्च होता था इंतखाबात पर, उससे बच जाएगा। और उसके साथ साथ ही दूसरी तरफ से अब माना जाता है कि शायद जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो भी इसमें हामी उन्होंने भी बरी हैं। लेकिन अब देखना होगा किस तरह की बहस होगी, क्या कुछ सामने आएगा। लेकिन ऐवान पर भी आज अगर ये बिल पेश होगी, पास होगी दोनों ऐवानों से, अगर इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं की गई है, उसके साथ साथ ही अब 2034 में मुल्क के अंदर एक साथ लोकसभा के और असम्बली इंतखाबात अमल में लाए जाएंगे। और उसके साथ साथ ही अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने जो साबिक सदर रामनाथ कोविंद की सदारत में जो कमेटी तश्कील दी गई, इस सिलसिले में उनके सामने अपनी कोई राय, कोई तजवीज़ नहीं रखी है। लेकिन दूसरी तरफ से जो डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है, उनकी जानिब से इसकी हिमायत की गई है। उन्होंने कहा कि एक साथ होने चाहे मुल्क के अंदर असम्बली और लोकसभा इंतखाबात। गुलाम नबी आज़ाद DPAP के सरबराह भी हैं, साबिक वज़ीर आला हैं, साबिक मरकज़ी वज़ीर सेहत हैं, वो भी चूँकि इस कमेटी में थी जिसकी सरबराही रामनाथ कोविंद कर रहे थे। तो जाहिर सी बात है उनकी जानिब से भी जो तजावीज़ मुसलसल दी जा रही थी उस ताल्लुक से भी बात होनी थी। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, थोड़ी देर में आपके सामने मजीद बात करेंगे क्योंकि काबीना की तरफ से कुछ और फैसले भी लिए गए और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट के ताल्लुक से भी बात करेंगे। लेकिन बात ज़रा उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि कौमी सतह की चंद एक मालूमात आप तक पहुँच रही हैं, खबरें वैसे मुकम्मल तौर पर आप तक पहुंची हैं। बात सुप्रीम कोर्ट या अदालत उज़्मा के हवाले से पूरे मुल्क के अंदर मसाजिद का या मुतद्दिद जो इबादत गाहें हैं उनके सर्वेज कराने की बात की जा रही है। कहीं से भी दावा पेश होता है, बात अदालत में जाती है, निचली अदालतें अपने हिसाब से फैसला सुना देती है और जजों के मुतनाज़ा बयानात भी अक़लियतों को लेकर सामने आए, जिस पर काफ़ी नाराज़गी पूरे मुल्क के अंदर देखी गई और बात लोकसभा और राज्यसभा में भी गई। लेकिन इबादत गाहों के खिलाफ ना तो नए मुकदमा दर्ज होंगे और ना फिलहाल सर्वे होगा। ऐसा मुल्क की सबसे बड़ी अदालत या सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अहकामात जारी करने पर रोक लगा दी गई है। और इतना ही नहीं, मरकजी सरकार को इस मामले पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसके मुताबिक क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कोई तरमीम या तब्दीली की जा सकती है, हुकूमत से भी हुकूमत का मौक़िफ़ जानने की कोशिश हुई है और भारत सरकार 4 हफ्तों के अंदर इस पर बाज़ाब्ता तौर पर जवाब देगी। एक अहम फैसले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चूंकि यह फैसला जुमेरात को आया, मुल्क की तमाम अदालतों को 1991 के कानून के तहत मजहबी मकामात के सर्वे और किसी भी तरह के अबूरी या हतमी अहकामात न देने का हुक्म दिया गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस KV विश्वनाथन पर मुश्तमिल बेंच इस मामले पर समाअत कर रही थी और जो खुसूसी दफात हैं या एक्ट है 1991 से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 अहम तरीन जो नुक्ते थे वो जो हाईलाइट ऑफ आप कह सकते हैं सेशन के भी थे, खास तौर से कहा कि मामले में अगले अहकामात तक कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं होगा या केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा अगर कहीं से भी कोई दावा किसी इबादतगाह को लेकर होता है। ना ही जो पेंडिंग केसेस हैं, ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं, अदालतें कोई भी अबूरी या हतमी फैसला इस पर सुनाएंगी। किसी तरह का कोई ऑर्डर पास निचली अदालतों से नहीं किया जाएगा। बेंच के मुताबिक हम 1991 के एक्ट के दायरों, शिकों या दायरा कार की जायजा ले रहे हैं।
बेंच के मुताबिक ये मुनासिब होगा कि दीगर तमाम अदालतें इस तरह के मुकदमात से दूर रहें। सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बाद में जाकर सुनाएगा, लेकिन उससे पहले जरूरी होगा कि इसमें रेस्पोंडेंट गवर्नमेंट है, एक बड़ी जिम्मेदारी है, तो जरा उसका भी मौकिफ जान लिया जाए। हिंदू फरीक की तरफ से पेश होने वाले कई वकला ने इस हुक्म की मुखालफत की और कहा कि उन्हें सुने बगैर इस तरह का फैसला नहीं सुनाया जा सकता। ताहम बेंच ने मरकज से कहा कि वो अर्जियों पर अपना जवाब 4 हफ्तों में दाखिल करे। मरकज के जवाब दाखिल करने के बाद दीगर फरीकैन को अपना जवाब दाखिल करने के लिए मजीद 4 हफ्तों का वक्त दिया जाएगा। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट लिख कर देगी, सॉलिसिटर जनरल जब कोर्ट में 4 हफ्तों के बाद पेश होंगे या 4 हफ्तों के अंदर जवाब होगा, तो उसके बाद जहां जहां एतराज़ात हैं, मुकदमात हैं, वहां फरीकैन को भी, यानी दोनों पार्टीज को, एक तरफ अभी एक गवर्नमेंट के जवाब का इंतजार, दूसरी तरफ फरीकैन को भी इतना ही वक्त मिलेगा, वो भी बाद में एतराज़ात या जवाब दाखिल करेगा। 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इस कानून के मुताबिक किसी भी इबादत गाह को किसी भी धार्मिक स्थल की तब्दीली पर या बदलाव पर पाबंदी लगाता है, किसी भी इबादत गाह के मजहबी किरदार को बरकरार रखने का इंतजाम करता है। 15 अगस्त 1947 को जो मौजूद था, उसके बाद तब्दीलियों पर पाबंदी आयद होती है। लेकिन इस कानून में पूरे मुल्क के अंदर गुज़श्ता कुछ बरसों या महीनों के दौरान काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें बुलंद हुई हैं मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से। अब इसमें तब्दीली का वक्त आ गया है। वक्त गुजरने के साथ साथ अदालत उज़्मा ने यह फैसला लेना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसमें तब्दीली होती है, उससे पहले अदालत भी चाहती है कि तमाम फरीकैन की बात सुनी जाए, दोनों तरफ से ये कम से कम यकीनी बनाया जाए कि जो शिकवे शिकायतें हैं और कानूनी हैसियत किस चीज़ की है, किसकी नहीं, कहाँ तब्दीली मुमकिन है, कहाँ नहीं, इन सवालों का ज़रा जवाब तलाशा जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से बात थी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आप तक पहुंची हैं। अब जब हम कैबिनेट की बात कर रहे थे, जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की आपके सामने हमने बात की, लेकिन बात ज़रा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हवाले से भी कर लेते हैं। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर तंजीमें 9 एक्ट 2019 में जो आया, उसमें तरमीम करने का फैसला हुआ है। और यह फैसला कब होगा, अभी चूंकि इस पर बहस होगी, लेकिन 3 मुख्तलिफ बिल जो मरकजी काबीना का इजलास हुआ, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अलावा, यह बड़ी इंपॉर्टेंट खबर इसलिए भी थी क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा यहीं पर उठा और मरकज की तरफ से, काबीना की तरफ से बिलखुसूस मंजूरी दे दी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर तंजीमें 9 एक्ट में तरमीम की जाएंगी, क्योंकि जहां तक 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात है, तो आप देखेंगे कि यूटीज की जो असेंबली की मुद्दत है, उसमें 6 माह की कमी भी देखने को मिल सकती है अगर इस फैसले पर कल को मोहर लग जाती है, यानी लोकसभा राज्यसभा के अंदर बहस, फिर जाकर कानून बन जाता है और इस हिसाब से काम होता है। मरकजी काबीना ने 3 बिलों को जब मंजूरी दी, तो एक बिल में, जिसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, दिल्ली भी शामिल है, पुडुचेरी भी शामिल है, और 2019 का ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब तब्दील होगा या इसमें तरमीम की जाएगी, तो जो तजवीज़ है कि असेंबलियों के या लोकसभा के इंतखाबात एक साथ जब होंगे, तो इसमें स्टेट्स के साथ मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाके भी शामिल किए जाएँ, इसमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी भी हो। और जो तजवीज़ पेश की गई है मुत्तफ़िक़ा तौर पर यूटीज़ के लिए है, लेकिन 3 यूटीज़ हैं। बिल में एक मरकज़ के ज़ेर-इंतज़ाम इलाकों से मुतल्लिक 3 कवानीन में तरमीम करने की तजवीज़ है, प्रपोजल है, जिनमें जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी समेत कानून साज असेंबलियाँ भी हैं। यानी अगर कल को जाकर 1 नेशन 1 इलेक्शन पर मोहर लग जाती है 2029 में, जो शायद मुमकिन नहीं है, 2034 ही फिलहाल अगली तारीख नज़र आती है, क्योंकि अभी काफ़ी काम बाकी है, मगर तब तक भी ऐसा महसूस होता है कि अगर इस तरह का कोई फैसला लिया जाता है, तो आप देखेंगे कम से कम 6 माह की जो टोटल असेंबलीज़ की जम्मू कश्मीर के अंदर, जैसे जम्मू कश्मीर में पहले साबिका रियासत में 6 बरस हुआ करते थे हुकूमत के, अब 5 है, और उसमें भी 6 महीने की मुद्दत कम हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी लवाजमात हुकूमत के मुताबिक पूरी करनी है और दस्तूरी जो तरामीम में बिल है वो तजवीज़ किया गया है। जिन शिकों को लेकर तरमीम की तजवीज़ पेश की गई है, इनमें जम्मू कश्मीर तंजीमें 9 एक्ट 2019, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 भी इसमें शामिल है। और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जम्मू कश्मीर का आपको याद होगा कि ऐवान ने 5 अगस्त 2019 को मंजूर किया था। वक्तन फ़वक्तन इसमें संशोधन किए गए, तरामीम की जाती रही, और यह आईन हिंद की आर्टिकल 370 को मनसूख करने के लिए मंजूर किया गया था, जिसने साबिका रियासत जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा दे रखा था। इमरान नाइको के पास जरा चलेंगे, श्रीनगर से हमें ज्वाइन किए हैं। इमरान, क्या ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, अगर कल को जाकर कोई तरमीम होती है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? अगर 2029 में, अभी तो ज्यादा आसार लग रहे हैं जैसी सूरत हाल है, ज्यादातर लोगों का यह ख्याल है कि शायद 2034 तक इंतजार करना होगा। जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी और दिल्ली,
क्या मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाके ये जो 3 हैं ये स्टेट्स के साथ ही जाएंगे और ये जो 6 माह की मुद्दत असेंबलियों में कम होने की तरफ इशारा किया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात यह है कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी इस वक्त सियासी मंजरनामा जो है गैर मुस्तहकम है। यहाँ गैर मुस्तहकम सियासत चल रही है, क्योंकि इलेक्शंस तो हुए हैं लेकिन अभी भी जो इख्तियारात है वो वाजिया नहीं हो पाए हैं, अभी भी बिजनेस रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया है। और अब जहां तक इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल का ताल्लुक है, जिसे अब सेंटर ने अप्रूव किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है और अब इसकी जो है पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है, लेकिन इसमें 2-3 जो चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें खासकर आपने जो जिक्र किया है जम्मू कश्मीर का, कि जम्मू कश्मीर में इस बिल की मंजूरी के साथ ही तरमीम होगी जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। और जो पहले ही जम्मू कश्मीर में 2019 से कबल जब हम देखते थे तो जो इस हुकूमत की जो मुद्दत है वो 6 साल हुआ करती थी, लेकिन जब इसमें तरमीम होगी तो अब वन नेशन वन इलेक्शन के साथ पहली बात ये तो 2019 के बाद अब ये 5 साल की मुद्दत हुई है और वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये कानून नाफिजुल अमल होगा तो जम्मू कश्मीर में मुल्क के साथ ही तो फिर 2029 में ये इंतखाबात पार्लियामेंट के होंगे और इसमें असेंबली इंतखाबात भी होंगे। तो जाहिर सी बात है जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात भी इसी पार्लियामेंट के साथ भी होंगे और मुल्क की दीगर रियासतों के साथ होंगे। तो पहली बात यह है कि 5 साल से घटकर ये 4.5 साल की मुद्दत होगी। तो एक बात यानी कि मुकम्मल तौर पर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो अवामी नुमाइंदे हैं, उन्हें मौका नहीं मिलेगा पूरी तरह से काम करने का और जो प्रोजेक्ट्स है उन पे भी असरात मुरतब होंगे। तो ये तो होगी, हम इसको नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जब हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो फिलहाल इसमें सेंटर को या पार्लियामेंट को यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स की 50% मंजूरी जरूरत नहीं है और इसलिए इस बिल को पास करना बिल्कुल आसान है। कैबिनेट ने तो किया है और अब पार्लियामेंट के जरिए इसको किया जाएगा तो उसमें आसानी है। लेकिन जम्मू कश्मीर या दिल्ली या पौडीचेरी, जिन 3 स्टेट्स का इस बिल के जरिए वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जो इंतखाबात अब होंगे, तो अब इस इंतखाबात में मुल्क की दीगर रियासतों के साथ होंगे। यानी कि जब पार्लियामेंट के इंतखाबात का अनाउंस होगा तो जम्मू कश्मीर में भी पार्लियामेंट के इंतखाबात एक वक्त होंगे असेंबली इंतखाबात के साथ। तो इसमें फिलहाल ये जो अभी जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी सियासी खलफशारी है, अभी तक इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है यहाँ पे, ऑल्दो कि यहाँ इलेक्शंस हुए हैं, जैसे मैंने कहा बिजनेस रूल्स अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं या इख्तियारात की अभी कमी है, सारा मामला अभी तक हल नहीं हुआ है, स्टेटहुड रेस्टोरेशन का बहुत बड़ा मसला है। तो इस दौरान एक और बहुत बड़ा जो संगीन मामला है, जो अब ये जो वन नेशन वो वन इलेक्शन के तनाजुर में जम्मू कश्मीर में जो तरमीम होगी इस JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2029 के, तो जाहिर सी बात है अब हुकूमत करने से ज्यादा अब इन हुक्मरानों को अपने सियासी इलेक्शन पे फोकस करना पड़ेगा। तो यानी कि सिर्फ 6 महीना ही इससे मुतासिर नहीं होगा, 6 महीने की मुद्दत नहीं खत्म होगी, बल्कि 1 साल पहले से ही उमर अब्दुल्ला सरकार को तैयारी करनी होगी या बाकी यहाँ की लीडरशिप है उनको तैयार करनी होगी। शायद 6 महीने भी उसमें कम लगे। लेकिन इसमें एक चीज और भी जो डिस्कशन में आई है कि आर्टिकल 324A के तहत म्यूनसिपैलिटीज, पंचायतों और DDCs, BDCs वगैरह जो चुनाव होते थे, स्टेट असेंबलियों के साथ वो इलेक्शंस करवाए जाएं, ये भी इल्तजाम मौजूद है और मामला ज़ेरे गौर है। ऐसी पॉसिबिलिटीज क्या हैं? एक दूसरा एक फैसला हुआ कि कल को अगर मुशावरत की जरूरत पड़ी, बल्कि मुशावरत तो करनी ही पड़ेगी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, तमाम स्टेट्स के जो असेंबली के स्पीकर्स हैं उनको भी इन्वाइट किया जाएगा मुज़ाकरात के लिए। देखिए, इसमें पहले ही कहा गया है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी JPC से कहा जाता है, उनके साथ मुशावरत होगी और उनकी मुशावरत के बाद ही इसको मंजूर किया जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसको 50% भी जरूरत नहीं है पार्लियामेंट को कि स्टेट्स की मंजूरी हो। एक दूसरा ये कि रामनाथ कोविंद जो इस कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने हालांकि ये कहा था कि रामनाथ कोविंद ने कि स्टेट्स की ये जो इलेक्शंस है पार्लियामेंट के इलेक्शन के साथ साथ असेंबली इलेक्शन और इनके साथ साथ जो म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन थे वो भी बैकवर्ड कराया जाए। तो फिलहाल कैबिनेट ने उस पर कोई अप्रूवल नहीं दिया है और उसे फिलहाल ऑन होल्ड रखा है। तो फिलहाल जो नक्शल में हम यूं इसको देख रहे हैं कि
पार्लियामेंट इंतखाबात के साथ असेंबली के इंतखाबात, जो आम लोग इस चीज को इस तरह से समझे कि अगर पूरे मुल्क में पार्लियामेंट के इंतखाबात होते हैं तो उसी वक्त असेंबली के भी इंतखाबात होंगे। तो 2024 सितंबर अक्टूबर में जम्मू कश्मीर में यहाँ असेंबली के इंतखाबात हुए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को तफसीलात फराहम करने के लिए। काबीना की जब बात हो रही थी वन नेशन वन इलेक्शन के ताल्लुक से हम बात कर रहे थे, तो उसी दौरान चूंकि कुल मिलाकर 3 बिलों को मंजूरी मिली है। यहां से आगे मामलात कैसे बढ़ेंगे, कुछ चीजों पर हुकूमत ने, जैसे जो लोकल पोल्स होते हैं मकामी सतह पर, डीडीसीज बीडीसीज पंचायतों के या इलेक्शन या जो मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, वो इनके साथ कराए जाएंगे या नहीं, फिलहाल हुकूमत ने उस पर हामी नहीं भरी है। मगर प्रपोजल ये भी कहता है कि इस तरफ भी एक कोशिश की गई है अथॉरिटीज़ की तरफ से, या जिस कमेटी को जिम्मेदारी दी गई थी। इसके अलावा चूंकि अब बात यहाँ से अभी ऐसा लग रहा है कि बिल आज पेश हो सकता है, बीच में कॉन्स्टिट्यूशन पर भी बहस होनी है, तो शायद उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि हंगामे की भीड़ सारी चीज़ें ना चढ़ जाएं और अगले सेशन तक इस पर बीच में जेपीसी को भी मामला सौंपा जा सकता है। अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होनी है आइंदा दिनों में। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस आएंगे तो जम्मू कश्मीर के तरक्याती मंजरनामे पर नजर डालेंगे और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नुमाइंदगी का मौका जिन लोगों को दिया गया, यानी अवामी नुमाइंदे, वो भी मुश्किलात से दो चार हैं। इसके पीछे की वजूहात क्या है, जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका और प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। 9 बज रहे हैं, काहम तरीन खबर 9 बज रहे हैं, काहम तरीन खबर दूसरे पड़ाव में आपके सामने रख रहे हैं। गौहर प्रोग्राम की वजीर यहाँ से आगे इस प्रोग्राम को ले जाएंगे और बात ज़रा उन अवामी नुमाइंदों की जो MLAs के अलावा जिन पर एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त है, लेकिन मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा हैं। बिल्कुल, बात हम कर रहे हैं DDC मेम्बरान के हवाले से, जिन्हें तो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन है वो ख़त्म हो रहा है। लेकिन काम के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर जो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर के अंदर जो वर्क सीज़न है वो ख़त्म हो रहा है और सालाना प्लान का महज सिर्फ
3% काम जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं और जो 30% काम हुए हैं उसमें से करीब 70% काम की जो रुकूमात है वो अभी भी ज़ेर इल्तिवा है और उसके साथ साथ ही तरक्याती मंसूबों पर इसके मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं और जो डीडीसी मेंबरान हैं जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो भी कहीं ना कहीं मुश्किलात के शिकार है। एक तरफ से काम जो उन्होंने किया है और काम होने के बाद सिर्फ 30% का जो काम हुआ है और इस 30% में जो काम हुए हैं उसमें से 70% काम की रुकूमात ज़ेरी इल्तिवा है, जिसकी वजह से जो तरक्याती मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं उन पर भी मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो डीडीसी मेंबरान हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है इन सालों के दौरान जो ये काम कर रहे थे और उसकी वजह से भी वो आने वाले वक्त के दौरान भी उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका मानना है कि जो उन्हें काम सौंपा गया था अगरचे उन्होंने बखूबी अपना काम अंजाम दिया, लेकिन रुकूमात जो ज़ेरी इल्तिवा है उसकी वजह से वक्त पर जो रकम ना मिले, ठेकेदारों के या दीगर जो मज़दूर हैं उन्हें वक्त पर वो रुकूमात नहीं मिले, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो मुश्किलात के शिकार हैं और कुछ जो प्रोजेक्ट है, मंसूबे हैं वो अभी भी ज़ेरी इल्तिवा है। जरा बात करेंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान भी ज्वाइन कर चुके हैं। शबीर खान साहब हमारे साथ हैं, डीडीसी मेंबर भी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो निज़ाम अब तक चलता रहा, जिस हिसाब से साबिका रियासत में सिस्टम काम करता रहा, उसका ये हिस्सा रहे, साबिक रियासती वजीर हैं। शबीर साहब बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम सलाम जेके में आपको कहेंगे। ये जो इस वक्त मामलात हैं, परेशानियाँ हैं कि MLAs के अलावा अगर किसी पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी तो वो डीडीसीज पर, क्योंकि आपके दाएं बाएं BDCs भी नहीं, पंचेस का टेन्योर भी ख़त्म हो चुका है। ये जो परेशानियां इस वक्त आ रही हैं, मुश्किलात आ रही हैं, क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं? असल में हमारे देखने वालों को भी ज़रा समझाइएगा कि ये जो तरक्याती मंजरनामा जिस पर नेगेटिव असरात या मनफी असरात इस वक्त हम देख रहे हैं, क्या वजूहात इसकी मालूम हो सकी हैं? आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया है। बिल्कुल आपने बजा फरमाया है कि इससे पहले जब भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का बजट होता था, जो भी होता था, चाहे डीडीसी ग्रांट्स होती थी, चाहे PRI होती थी या चाहे BDC की होती थी, तो वो पैसा जो है बहुत जल्द जो है वो रिलीज हो जाता था। 50% तो मैं कहूँगा कि जैसा ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता था तो रिलीज हो जाता था जी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि पैसा अभी तक फंड्स जो है वो रिलीज नहीं हुए हैं। गो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हमारा सिस्टम है उसमें टेंडर्स वगैरह हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ठेकेदार अभी ये सोच रहे हैं वो अलॉटमेंट ही नहीं करवा रहे, क्योंकि उनको पता है कि फंड जो है वो रिलीज नहीं हुए। तो मौसमी जो सूरत हाल है वो भी हमारी रियासत की आप जानते हो कि दिसंबर से पहले ही काम हो सकते हैं। दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च में तो होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एरियाज हैं वहाँ तो स्नोफॉल होता है और बारिश वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार मैं कहूँगा कि अभी मैं तो ये कहूंगा कि मेरे डिस्ट्रिक्ट जहां तक रजौरी की बात है, अभी बहुत सारे काम है जो स्टार्ट ही नहीं हुए हैं, क्योंकि ठेकेदारों ने अलॉटमेंट ही नहीं करवाई है। तो मैं ये कहूंगा कि इसमें तो जल्दी पैसा जो है वो रिलीज होना चाहिए। और दूसरा, मेरे डिस्ट्रिक्ट में मैं कहूंगा कि जो रूरल सैनिटेशन है हमारा, लास्ट ईयर की कोई 16-17 करोड़ रुपया लाइबिलिटी है उसकी, और इस वक्त तक एक पैसा जो है वो नहीं है। और इस बार जो रूरल सैनिटेशन, चाहे उसमें SBM हो, चाहे CSC सेंटर्स हों, उनके जो टेंडर है वो को डालने के लिए ठेकेदार जो है वो तैयार ही नहीं है कि भाई लास्ट ईयर की पेमेंट जो है वो नहीं मिली है तो इस साल कैसे करेंगे जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक ये मकसद था सरकार का कि भाई हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाएंगे और तामीर और तरक्की होगी और पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करेंगे, तो मैं ये कहूंगा तो उसका तो कोई फायदा हमें ग्राउंड पर नजर जो है वो नहीं आ रहा है आज के वक्त। दूसरा इस वक्त ये एक और है कि भाई हमारी कंफ्यूजन भी है, ऑफिसर्स जो है वो खुद भी परेशान है, क्योंकि डायरेक्शन मतलब जो है वो हायर लेवल से एक कुछ आती है, दूसरी कुछ आती है, क्योंकि ज़ाहिर है कि हमारी रियासत में चुनाव हुए हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, गवर्नमेंट जो है पॉलिटिकली सरकार बनी है, लेकिन अभी तक बिजनेस रूल जो है हमारी रियासत में नहीं आए। तो मैं ये कहूंगा कि पब्लिक जो है इस वक्त काफी परेशान है, लोग हमारे परेशान है। जिस उम्मीद के साथ
उन्होंने वोट दिया था कि यहाँ हमारी पॉलिटिकल सरकार आएगी और हमारे काम होंगे, डेवलपमेंट होगी, लेकिन 2 महीने से आप देख रहे हैं यहाँ बिजनेस रूल ही नहीं है। तो अब उस पर ऑफिसर्स जो हैं वो जब हम बात करते हैं तो वो खुद बेचारे परेशान है। वो कहते हैं जनाब हम क्या करें, आप देख लो। और एक डायरेक्शन हमें कुछ आती है एलजी ऑफिस से और दूसरी जहाँ से हमें कुछ आती है सीएम ऑफिस से। तो एक तो मेरा ये है कि जल्द से जल्द यहाँ पे बिजनेस रूल बनने चाहिए कि मिनिस्टर्स का क्या रोल है, हमारे जो बाकी लोग हैं सिस्टम है उसका क्या रोल है, और खासकर पंचायती राज सिस्टम को तो मैं कहूँगा कि एक मजबूत हुआ था। इसमें मैं कहूँगा कि ये तो मानना पड़ेगा कि भाई बड़े अरसे के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में पंचायती राज सिस्टम को मजबूत किया गया और उसका ग्राउंड पे असर भी हुआ। तो लेकिन इस साल जो है वो काफी हमारे लोग जो है परेशान है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द यहाँ पैसा जो है वो रिलीज करें ताकि ठेकेदार जो है वो काम स्टार्ट करें और ग्राउंड पे जो है वो काम हो सके। अदरवाइज तो ये सारा पैसा जो है इस साल का सारा बजट जो है मैं कहूँगा लैप्स हो जाएगा। तो शबीर साहब, ये जो जब वक्तन फवक्तन काउंसिल का भी इजलास होता है, क्या ये मामला तरजीहात में थे, अथॉरिटीज तक टॉप लेवल पर पहुंचे, और जब सालाना प्लान बनता है तो क्या ये चीजें डिस्कस हुई या होती रही हैं कि आगे का प्लान तो ठीक है लेकिन पिछली जो रकूमात आप भी एक एरिया का बता रहे हैं कि 16-17 करोड़ जो अभी वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, ये सारी चीजें क्या प्रायोरिटी में थी या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जब हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल की मीटिंग होती है तो ये सारी चीजें उसमें डिस्कस होती हैं और हायर अथॉरिटीज तक ये जो है ये चीजें जो है पहुंचाई जाती हैं, लेटर लिखे जाते हैं तो हमारे जो सीईओज हैं उनके थ्रू, डिप्टी कमिश्नर्स के थ्रू। तो लेकिन इस साल हमें मैं कहूँगा कि ऐसी दिक्कत तो हमें कभी आई नहीं, मैं कहूँगा इससे पहले नहीं आई है, क्योंकि पहले फंड्स जो है वो रिलीज हो जाते थे और उसमें दिसंबर के महीने तक तो मैं कहूँगा कि 50% से ज्यादा जो है वो पेमेंटें हो जाती थी। तो अभी तक तो काम ही स्टार्ट नहीं है, मोस्टली जो है वो काम स्टार्ट नहीं हुए। तो अब काम करने का सीजन कितना दिन है, मेरे ख्याल में यही 10-15 दिन है। तो अगर ये 15-20 दिन तक भी ये नहीं होगा तो फिर तो मुश्किल है, फिर तो ये सारा पैसा जो है वो लैप्स हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शबीर अहमद खान साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर सियासतदान हैं और डीडीसी मेंबर भी हैं। मुतअद्दिद कमेटियों में इनको बड़ी जिम्मेदारियां इस वक्त दी गई हैं। बहुत शुक्रिया और वेलकम मॉर्निंग शो में। डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब आपको कहेंगे, ये जो शबीर साहब बता रहे थे कि सालाना प्लान तैयार होने के बावजूद भी मुश्किलात हैं, ये पीर पंचाल बेल्ट के अंदर एक बड़े इलाके को देखते हैं, क्या सदर्न बेल्ट के अंदर भी इसी तरह की मुश्किलात हैं या क्या मसाइल हैं? और ये जो रकूमात वागुजार ना होना, पैसा सरकारी खजानों में है या नहीं है दूसरी बात, लेकिन पैसा वक्त पर प्लान बनने के बावजूद भी बाहर ना आना, ना निकल पाना, क्या इसके पीछे वजूहात हैं? सब शुक्रिया, आपने बड़े एक सेंसिटिव मैटर पे जिसपे हम रेजोल्यूशन भी लाना चाहते हैं, हमने काउंसिल की मीटिंग की है और बहुत जल्द हम सेक्रेटरीट में जो फाइनेंशियल कमिश्नर है उनसे भी मिलना चाहते हैं। जैसे शबीर साहब ने आपको ऑलरेडी कहा कि 50% हमारा रिलीज हो जाता था जिस वक्त बीम्स पे चढ़ना शुरू हो जाता था, अलॉटमेंट जब होती थी या टेंडर्स होते थे तो 50% पैसा आ जाता था जी। लेकिन बदकिस्मती है कि इस साल सिर्फ 30% पैसा बीम्स पे चढ़ा है। और जैसे कि शबीर खान साहब भी कह रहे थे, ठेकेदार काम करने को तैयार नहीं है। आज सारा अवेलेबल जो आपको इंटरनेट पे है, आपको सारा कुछ अवेलेबल है। जब ठेकेदार साहिबान ढूंढते हैं मेरा ये काम जो आया है इसकी अलॉटमेंट इसको बीम्स पे चढ़ाया है कि नहीं, तो उस वजह से क्या हो गया कि काम सारे रुक गए। और डेवलपमेंटल इशू जो और कंफ्यूजन ऑफिसरों को है, कंफ्यूजन कहीं भी कानून में नहीं है। 73rd अमेंडमेंट जो है 73rd अमेंडमेंट में क्लियर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कोई भी लेना देना नहीं है। इलेक्टेड गवर्नमेंट है, बहुत अच्छा है, उनको लेजिस्लेटर बनाना है, उनको अपने काम करने हैं, उनको मार्च में अपने फंड्स आएंगे। लेकिन कंफ्यूजन नीचे से क्रिएट किया हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का क्रिएट किया हुआ कंफ्यूजन है। 73rd अमेंडमेंट में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। हम तो अपने लेवल पे, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा की बात करूं, आप एजुकेशन ले लो, आप हेल्थ ले लो, स्पोर्ट्स ले लो या बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, हमारी जितनी भी मीटिंग है, हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को जो पावर्स हैं हम यूटिलाइज कर रहे हैं। मगर बदकिस्मती है जो पोर्शन है, जो फाइनेंशियल पावर्स वाला पोर्शन है, क्योंकि 73rd अमेंडमेंट में एक फ्रॉड किया गया, जो ये पैसा थ्रू डीसीज आता है तो वो बहुत बड़ा फ्रॉड है। अदरवाइज जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं नॉर्मली बाकी स्टेटों में आईएएस ऑफिसर या डीसी काउंसिल का सीईओ होता है, ये वाहिद यूटी है जम्मू एंड कश्मीर जिसमें एडीडीसी को रखा गया।
और ये पावर क्योंकि एडीडीसी डीसी से छोटा अफसर होता है तो उसके इख्तियारात कम होते हैं। अदरवाइज इख्तियारात को अगर देखा जाए ये बहुत बड़ा कंसर्न है। हम कोशिश करेंगे कि जितनी डॉक्टर साहब एक चीज जानना चाहूंगा, अगर यही सिस्टम तो रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो तरक्याती मंजरनामा है, कहीं ना कहीं वो मुतासिर नजर आ रहा है अगर इसी तरह की सूरत हाल रही है? बहुत ज्यादा ये हम एक किस्म का लोगों के साथ धोखा हो रहा है। जो हमने काम रखे हैं, जब लोग आते हैं, आपने जी ग्राम सभा में पास किया था, आपने अपने डीडीसी फंड में रखा था, बीडीसी फंड में रहा था, ड्यूटी और कैपेक्स में रहा था, लेकिन काम नहीं हो रहा। वो कहते हैं जी ये ठेकेदार चोर है, ये अफसर चोर, लेकिन ठेकेदार कहता है जनाब मेरी तो ऑलरेडी लाइबिलिटीज है। पिछले साल भी इन्होंने जो लाइबिलिटीज के नाम पे हमें पैसा काटा, पिछले प्लान में भी ऑलरेडी तो पहले कहा गया कि ये जो हम पैसा डाल रहे हैं ये ओवर एंड एबो है, क्योंकि ये जो 31 मार्च को कुछ जो पैसा लैप्स हो गया था उसमें स्पेशल ग्रांट दी गई, लेकिन वो स्पेशल ग्रांट भी फिर हमारे पैसे में से काटा गया। तो ये जो लग रहा है जो ये फाइनेंस वाले एक खेल खेल रहे हैं, मुझे नहीं पता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लेवल पे पैसा आ रहा है या पैसा रुका है या इन लोगों का ये, लेकिन इसमें हम बहुत जल्दी काउंसिल की मीटिंग कर रहे हैं। इवन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी काउंसिल्स को भी हम इंटीमेट करेंगे कि सारी काउंसिलें इसमें गवर्नर साहब को मिले या चीफ मिनिस्टर साहब को मिले, ताकि हमें जो पैसा जो हमने अलॉटमेंट हुई है वो पैसा दोबारा कामों पे लगे, क्योंकि बर्फ पड़ने वाला है। अगर बर्फ पड़ गई 15 दिन के बाद हम कोई भी काम नहीं कर सकते, सीमेंटेड वर्क तो आज भी नहीं कर सकते। तो कैसे ये चलेगा? जो डेवलपमेंट की आप बात करते हो, बड़े बड़े दावे टाल क्लेम्स होते हैं, रोज आप देखो ट्विटर पे, यानी हम जो आपकी बात समझ पा रहे हैं, सारा मामला या जो कंफ्यूजन है वो इख्तियारात का है, शुरुआत वहीं से असल में होती है। जी आप इख्तियारात की बात अलग थी, वो तो बाद में देखा जाता। 73rd अमेंडमेंट में तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, लेकिन जो पैसा रुका हुआ है तो पहले 50% रिलीज होता था, इस साल 30% रिलीज हुआ है, वो सबसे बड़ी बात है। इख्तियारात की तो बातें चलती रहेंगी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, डीडीसीज बीडीसीज और पीआरआई को क्या, पीआरआई का अपना एक इंस्टीट्यूशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो अभी शबीर खान साहब कहते थे बिजनेस रूल नहीं बने, जब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ उसमें ऑलरेडी रूल्स बने हुए हैं कि चीफ मिनिस्टर के क्या पावर है, मिनिस्टर्स के क्या पावर है, लेकिन फिर भी कंफ्यूजन है। खुद ही क्रिएट किया हुआ ब्यूरोक्रेसी का कंफ्यूजन है। मुझे कहीं नहीं लगता कि बिजनेस रूल नहीं बने हैं। आप आसिफ साहब देखिए, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जाइए, वहां बिजनेस रूल बिल्कुल क्लियर है कि चीफ मिनिस्टर के क्या पावर है, गवर्नर साहब के, एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के क्या पावर है और मिनिस्टर्स के क्या पावर है और एमएलए के क्या पावर है। ये कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है। अब लोगों को फ्रॉड करने के लिए इन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट किया है बिजनेस रूल के नाम पे। अदरवाइज 73rd अमेंडमेंट है, पीआरआई में बिजनेस रूल का कोई रोल ही नहीं है। हमने पिछले मार्च में अप्रूव किया है यूटी कैपेक्स और पीआरआई बजट को, तो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। कभी मॉडल कोड कंडक्ट की बात है, कभी पैसा न होने की बात है, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। मुझे लगता है आपके थ्रू आप भी फाइनेंशियल कमिश्नर जो है या डीजी जो बजट्स हैं या प्लानिंग्स हैं, आप देखिए कहाँ पे प्लानिंग में रुका है, आप उनको भी ले लीजिए सुबह एक प्रोग्राम में, उनसे पूछिए कि जो प्लानिंग वाले हैं कि आपको अगर 50% रिलीज करना था, आपने 30% क्यों किया। और जो हमें फाइनेंशियल ये ईयर है ये मार्च में खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद बोलेंगे लैप्स हो गया और तमाम पैसा जाया हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब, अपनी कीमती बात रखने के लिए। जरूर आपके सवालात मुतलका हुकाम से या जो जिम्मेदारान हैं उन तक पहुंचाने और उनके सामने भी बात रखने की हम कोशिश करेंगे और आज ही कोशिश होगी कि राब्ता भी अथॉरिटीज से हो सके। आगे जरा बढ़ते हैं। तरक्याती मंजरनामे के बाद मौजूदा सूरत हाल पर भी मुसलसल वाली नजर रहती है। बात सियासी मंजरनामे की भी। इंजीनियर अब्दुल रशीद रुकन पार्लियामेंट है, शुमाली कश्मीर से, एक बड़ा नाम, लेकिन फिलहाल जेल में है। मामले की समाअत होगी या नहीं, इस सवाल का बार बार जवाब तलाशने की कोशिश हुई और दहशतगर्दों की फंडिंग का जो उन पर इल्जाम है, अब जाकर एक हफ्ते के बाद यानी 19 तारीख को इस केस में इंजीनियर रशीद के ताल्लुक से समाअत होनी है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक अदालत की जानिब से दिल्ली में जब इस पर समाअत हुई तो 19 दिसंबर को यह फैसला करेगी कि जम्मू कश्मीर से रुकने पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के खिलाफ दहशतगर्दी फंडिंग केस को
कानून साजों के लिए मुख्तस जो खुसूसी अदालत है MPMLA जो कोर्ट है, क्या वहां पर इसको ट्रांसफर किया जाए या नहीं। ये समाअत पहले जो जुमेरात को होनी थी, लेकिन जज की रुखसत के बाइस मुलतवी कर दी गई थी। इंजीनियर रशीद जो 2024 में लोकसभा इंतखाबात बारामूला से जीते, 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, 2017 के एक टेरर फंडिंग केस में NIA ने उनको गिरफ्तार किया था और केस लश्कर-ए-तैयबा के सरबराह हाफिज सईद और हिजबुल मुजाहिदीन के रहनुमा सैयद सलाहुद्दीन समेत दीगर अफराद से मुंसलिक है, जिसमें कई लोगों के नाम चार्जशीट में भी सामने आए। और इंजीनियर रशीद जो असेंबली इंतखाबात जब जम्मू कश्मीर के अंदर हुए सितंबर 17 को, 25 को, 1 अक्टूबर को, तब तक वो जेल से बाहर भी रहा और उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज उनके वालिद साहब को थे, उस बुनियाद पर भी कोर्ट की जानिब से थोड़ी छूट उनको दी गई, वो बाहर रहे, लेकिन बाद में जाकर उनने खुद ही सरेंडर किया। नवंबर से पहले ही वो वापस चले गए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के अंदर कई लोगों का मुतालबा था, या तो उनको जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए, या अगर जेल में ही रखना है तो जम्मू या श्रीनगर शिफ्ट हो, या फिर MPMLA कोर्ट ये मामला जाए। और NIA चूँकि इस बात पर मुखालफत पर या ज़िद पर मुसलसल अड़ी है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि 19 तारीख को अदालत की जानिब से क्या फैसला किया जाएगा जब कोर्ट की जानिब से दलाइल पेश किए जाएंगे। जी गौहर। तो चलिए नाजरीन, ये थी इंजीनियर रशीद के हवाले से खबर। अब ज़रा बढ़ते हैं आगे। बात ज़रा अब जम्मू कश्मीर के मौसम और मौसम के साथ साथ ही जो जम्मू कश्मीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनकी जानिब से इस हवाले से एक जो गाइडलाइंस है वो जारी कर दिए सरमा के दौरान आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और इसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर चाहे हम जम्मू कश्मीर के जो मकामी लोग हैं उनके लिए या कि फिर बैरून रियासत से आने वाले सयाह जो जम्मू कश्मीर के अंदर विंटर के दौरान आते हैं उनके लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक कम्प्रहेंसिव विंटर सेफ्टी गाइड जारी कर दिया गया है कि जो सरमा के दौरान शदीद सर्दी की लहर अब आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा होगी दिसंबर, जनवरी, फेब के दौरान, और ऐसे में आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। एक तो आपको जहां पर कहीं भी जो स्नोफॉल के दौरान स्नो एवलांच होते हैं और उसके साथ साथ ही जब लैंडस्लाइड्स का खतरा रहता है, ऐसे में जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उन देखते ही नहीं हो आप लोग टीपी। विंटर के दौरान जब स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल के दौरान जो बर्फानी तूदा है उसका भी ख़तरा ज़रूर रहता है। जो पहाड़ी इलाके हैं उस सिलसिले में आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है, और कभी कभी लैंडस्लाइड का भी ख़तरा रहता है, उसकी भी वारदातें अंजाम दी जाती हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों के अंदर। और उसके लिए जो अथॉरिटी है उनकी जानिब से कहा गया है कि आपको जो कपड़े हैं, गर्म मलबूसात, उसके साथ साथ हीटर्स और कंबल दस्तियाब रखने हैं, और साथ ही साथ जब आप घर के अंदर या जहां पर आप बैठे हैं वहां पर आप जो बुखारी या दीगर जो गैजेट्स है, हरारती आलात है, उनका इस्तेमाल जब आप करते हैं तो ऐसे में जब वहां से जो कुछ जहरीली गैस खारिज होती है उसका इखराज होता है, जिनमें से हाइपोथर्मिया और उसके साथ साथ ही जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो काफ़ी जहरीला होता है उसका भी ख्याल रखना होता है कि कैसे क्या कुछ साइंस है उसके, वो उसका खास ख्याल रखना है। और साथ ही साथ अगर आप कोई हीटिंग गैजेट इस्तेमाल करते हैं विंटर के दौरान तो उसको आप ऑन करके वहाँ से आप नहीं चले जा सकते, उसका भी खास ख्याल रखना होगा, उसका भी ध्यान रखना होगा। ये बाज़ाब्ता तौर पर जो अथॉरिटी है जम्मू कश्मीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट उनकी जानिब से ये कहा गया है। और साथ ही साथ आपको गर्म मलबूसात के साथ साथ ही गर्म पानी उसका भी इस्तेमाल करना होगा। और जब बर्फबारी होती है तो जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर आपको घूमने फिरने से परहेज़ करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों के अंदर अक्सर बेशतर जो बर्फानी तूदा है वो गिरने का ज़्यादा खतरा रहता है। इस खबर पे मजीद बात करने के लिए हम सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं इरफान फाजिल जुड़ चुके हैं। इरफान, जरा मजीद अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद है इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जम्मू कश्मीर की विंटर के लिए कुछ सेफ्टी गाइड जारी कर दिया गया, क्या कुछ मजीद है इसमें एहतियाती तदाबीर उठाने के हवाले से जो कहा गया है? हटाओ इसको। के हवाले से अब जरा बात मरकज के ज़ेरे इंतज़ाम इलाका लद्दाख की भी करते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर जो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बात की गई, अदालत के अंदर एक मामला चल रहा था
और इस मामले की हवाले से अब जो अदालत है, अदालत की जानिब से हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है कि उन्हें अपना जवाब दाखिल करना होगा, हलफनामा दाखिल करना होगा। इस सिलसिले में अदालत की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई हैं। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस ताशी रबिस्तान और जस्टिस राजेश सेखरी की जानिब से अब हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पर 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है। दरअसल जो मामला जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था, एक PIL दाखिल कर दी गई है जिसमें लद्दाख के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में एक और उसके साथ साथ ही जो तजावुज़ात की जा रही थी ज़मीन के अंदर, जो कि ज़िला गांदरबल और करगिल के जो ज़िला करगिल का एक इलाका है, सरहदी इलाका है, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों अज़ला के दरमियान उसके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक PIL दाखिल की गई थी, जिस पर समाअत के दौरान अब हुकूमत को 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है कि वो इस सिलसिले में अपना जवाब दाखिल कर दे। इसहाक के पास चलेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। मोहम्मद इसहाक, क्या मजीद तफसीलात हैं कोर्ट की जानिब से जो सख्त नोटिस लिया गया इस मामले का? असल में मामला कहां से और कैसे शुरू हुआ और बात अदालत तक जा पहुंची? जी आसिफ साहब, आप सवाल रिपीट कर सकते हैं? ये मामला जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई कि अब अदालत तक बात पहुंची? ये जो एक तनाज़ा है, इतलात हैं कि करगिल और गांदरबल के दरमियान ये एक तरह से सरहदी तनाज़ा है, लेकिन बात अदालत तक पहुंची। और माहौलियात का क्या वाकई में ये मसला है जिस पर संजीदगी से अदालत ने नोटिस लिया है, और क्या फैसला हुआ है असल में? जी, अगर इस मसले की हिस्ट्री में अगर हम चला जाए तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जब लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बना, इसके बाद जो बाउंड्रीज हैं वो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का, लद्दाख और हिमाचल का जो बाउंड्रीज है वो क्लियर नहीं था। और खासकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर का बाउंड्रीज चूंकि गांदरबल और करगिल डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है, तो वो बाउंड्री क्लियर नहीं था। और उसके बाद जब BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट डेकन के द्वारा एक स्नो क्लियरेंस को मुकम्मल कराने के लिए उन्होंने अपना एक पॉइंट रखा था और उसको बॉर्डर के हिसाब से रखा गया था। और करगिल और लेह, खासकर लद्दाख रीजन के लोगों का कहना था कि जो करगिल और गांदरबल का यानी लद्दाख और कश्मीर का बाउंड्री क्लियर होना चाहिए। और इस वक्त जो PIL फाइल किया है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल किया है, वो बिम्बट के काउंसलर ने फाइल किया है, क्योंकि उनका मानना है कि कश्मीर से बहुत सारे जो टूरिस्ट और बहुत सारे जो लोग हैं वो लद्दाख के टेरिटरी में, जो कि 0 पॉइंट कहा जाता है, उस टेरिटरी में कई सारे एक्टिविटीज खासकर टूरिज्म को लेके कर रहे हैं। और आप जानते हैं इस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का टाइम है और द्रास सेक्टर का वो एरिया फ्लोरा एंड फौना के लिए काफी माना जाता है। और फ्रेजाइल इन्वायरमेंट को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये PIL फाइल करके कहा था कि जो बाउंड्री से वो क्लियर हो जाए और लद्दाख की और खासकर करगिल में द्रास के अंदर जो एरिया पड़ता है 0 पॉइंट का एरिया, उस एरिया में जो इन्वायरमेंटल कंसर्न जो है उन्होंने दिखाया था वो प्रोटेक्ट किया जाए। और अब कोर्ट की तरफ से खासकर जो गवर्नमेंट के वकील हैं, JNK गवर्नमेंट के जो वकील हैं, उन्होंने टाइम मांगा था और अब उसके ऊपर रिप्लाई देने के लिए और फिर से लगभग 2 हफ्ते का जो टाइम है वो उनको दिया गया है। और पिछले कई सालों से यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद लद्दाख के लोगों का भी डिमांड है कि जो बाउंड्रीज हैं वो क्लियर होना चाहिए कि कहां से लद्दाख का एग्जैक्ट जो है वो एरिया शुरू होता है और कहां से कश्मीर के लिए लद्दाख जब कश्मीर की तरफ जाते हैं वो एरिया शुरू होता है। और दूसरी जानिब यहाँ से जो हिमाचल वाला एरिया है वो भी बाउंड्रीज क्लियर किया जाए। तो डिमांड्स लगातार चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी बातचीत चल रहा था, लेकिन बाउंड्रीज क्लियर नहीं हो रहा था। तो इस बीच जब इन्वायरमेंटल कंसर्न देखा गया तो काउंसिलर बिम्बट ने वहां पे PIL फाइल किया था। जी, हम करने के लिए इस मामले में 4 हफ्तों का वक्त दिया गया है हुकूमत की तरफ से या रेस्पोंडेंट की तरफ से। इसमें जवाब भी आएगा, इसका इंतजार रहेगा। मजीद इस तनाज़े को बढ़ने ना दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। 2 तरफ की इंतज़ामिया से जवाब लेने के बाद हतमी फैसला इस पर आने का इम्कान है।
9:30 बज गए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे, अपने अहम तरीन मौजू की तरफ चलेंगे। मौसम का अपडेट भी आपको देना है। खास मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ कोशिश रहेगी कि आपकी कॉल्स प्रोग्राम में जल्दी से शामिल की जा सके। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। 9:32 हो गए हैं और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। बात अब ज़रा करेंगे उस अहम तरीन मौजू पर जिस पर मुसलसल हम गुफ्तगू कई रोज़ से कर रहे हैं और कोशिश ये रही है कि कुछ अहम तरीन सवाल हैं, उन सवालों का ज़रा जवाब भी लिया जाए। ऑनलाइन गैम्बलिंग जिसमें हज़ारों लोग और ऐसे आप कह सकते हैं कि सैकड़ों ख़ानदान भी तबाह हुए हैं। मकरूज़ होना जम्मू कश्मीर के अंदर इस ऑनलाइन गैम्बलिंग की वजह से, जहनी अमराज का शिकार होना, परेशानियां बढ़ना और एक शख्स की वजह से पूरा कुंबा, पूरा ख़ानदान या फिर पूरा मोहल्ला या समाज मुतासिर हो, परेशानियों से गुजरे, ऐसी सूरत हाल हमने मौजूदा वक्त में देखी। और यही सिचुएशन उन लोगों के साथ भी जो मंशियात के आदी अफराद हैं, वहाँ पर भी कुछ एक जगहों पर यही देखा। लेकिन कुछ परेशानियाँ हैं, जो सवालात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज इस प्रोग्राम में हमने माहिर कानून एडवोकेट आमिर मसूदी साहब को आज दावत दी है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ वो ज्वाइन करेंगे और साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट से कई वकला, कई ऐसी शख्सियात जो इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। लेकिन तब तक ज़रा ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। हम आपको बताएंगे कि असल में जो सवालात हैं वो आपके और हम सब के जहन में आते हैं कि ऑनलाइन गैम्बलिंग या बैटिंग या जुआ जिसको आप कहते हैं, इसने कई ज़िंदगियाँ दाव पर लगाई और एंटरटेनमेंट के नाम पर, तफरीह के नाम पर लोग जहनी तौर मर्ज हो गए, नुकसान से दो चार हुए, नित नए तरीके लूटने के हैं और सिविल सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, सरकार के लिए, कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज। जुए की वबा से नौजवान नफसियाती, माली और समाजी बहरान में मुब्तला हो रहे हैं। सूरत हाल ऐसी बन रही है जहां सिचुएशन बहुत ख़राब है और पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1977 के तहत तमाम किस्म के जुए पर अगरचे पाबंदी है, लेकिन यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की जब बात होती है तो शायद कुछ दायरा ख़त्म हो जाता है। प्लेटफॉर्म्स के लिए वाज़ेह ज़ाब्ते की कमी नहीं है, ग्रे एरिया जम्मू कश्मीर बना है
कई खानदान, हज़ारों भी हैं या सैकड़ों के लीजिए, नुकसान उठा रहे हैं। नौजवान कर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, दिवालियेपन का शिकार हो रहे हैं। और यही वजह है कि इस वक्त गैर कानूनी सरगर्मियों में इजाफे से तबाही का डर भी है। गैर मुनज़्ज़म बैटिंग प्लेटफॉर्म से धोखाधड़ी हो रही है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तक आसान रसाई, ईज़िली आप फ़ोन में जाएं, गेम खेलें, वहीं से डाउनलोड कर ली, सारा सिलसिला वहाँ से शुरू हो गया। और उसके बाद इखलाकी तौर, मजहबी तौर पर भी इस मामले को संजीदगी के साथ लेने और नाकाबिले कबूल अमल समझना माहिरीन के मुताबिक लाजिम है। तभी जाकर शायद इन सवालात का जवाब भी तलाशा जा सकता है और ज़िंदगियां तबाही से बचाई भी जा सकती हैं। इसकी वजह से जम्मू कश्मीर के अंदर कई सालों के दौरान हम देख रहे हैं कि लेकिन साल 2023-24 के दौरान इसमें कहीं ना कहीं इसकी शरह तेज़ हुई है, बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से कई ख़ानदान जो है वो तबाह हो गए हैं, कई नौजवान तबाह हो गए हैं, उनकी ज़िंदगियां तबाह हुई है। कुछ नौजवानों की जानिब से खुदकुशी की गई है। और उसके साथ साथ ही अगर हम आज से बात करेंगे तो अज़वाज ज़िंदगी पर भी अगर कोई इस तरह की लत में लगता है तो उनकी अज़वाज ज़िंदगी जो है वो भी कहीं ना कहीं मुतासिर होती है। साथ साथ ही जो उनके बच्चे हैं वो भी कहीं ना कहीं इससे मुतासिर हो रहे हैं। कई घराने जो है वो मकरूज भी हो गए हैं, माली तबाही हुई है इस ऑनलाइन बैटिंग और ऑनलाइन गेमिंग की वजह से। और इसकी आदत जो किसी को लग जाती है तो कहीं ना कहीं जब वो कोशिश करता है कि मेरे पैसे डबल हो जाए, उस लालच में आकर वो अपना सब कुछ बेच देता है, जिसकी वजह से वो तबाही के दहाने पर पहुंच जाते हैं। तो इस पर हमारे साथ आज के जो मेहमान है एडवोकेट आमिर मसूदी, जो क्रिमिनल लॉयर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के अंदर है। बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट आमिर मसूदी साहब इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। सब कुछ मामलात जो है वो आपके सामने हमने रखे हैं, कैसे इसको रोका जाए कानूनी एतबार से, और उसके साथ साथ ही माशरे के अंदर, समाज के अंदर सिविल सोसाइटी या वालिदैन की क्या कुछ जिम्मेदारी है इस सब को रोकने के लिए। जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। देखिए, सबसे पहले अगर हम कानून की कहेंगे जी, ये बड़ी अनबदकिस्मती से कहना पड़ता है, जो ये गैम्बलिंग एक्ट या बैटिंग वगैरह या कोई भी ऐसा ऑफेंस जो हमारे स्पेशल गैम्बलिंग एक्ट में फॉल करता है, या हमारे आईपीसी में फॉल करता था, आईपीसी में फॉल करता था, या बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में फॉल करता था जी, न हम इस ऑफेंस को गैम्बलिंग और बैटिंग का ऑफेंस है, न हम इसको सीरियस ऑफेंस कह सकते हैं और न ही हम इसको। द प्रॉब्लम विद द ऑफेंसेस, इसमें जो मसला है, ये ऑफेंस जो बेलेबल है, अगर कोई भी बंदा, कोई भी शख्स जुए में पकड़ा जाए, किसी गैम्बलिंग एक्ट को करते हुए या बैटिंग करते हुए पकड़ा जाए, वो ऑफेंस बेलेबल मींस करेगी ऑन स्पॉट गैम्बलिंग खेलते हुए, करते हुए फॉर द बेल पर्पस। जमानत के लिए आपको कोर्ट नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी, जज के सामने मैटर नहीं आएगा, बल्कि बस पावर्स है, वो आपको पर्सनल बेल बॉन्ड लेके खुद ही रिलीज करता है, नंबर 1। और उसमें दूसरी चीज है, 24 घंटे से ज्यादा इनको डिटेन नहीं किया जा सकता है। 2-3 घंटे लॉकअप में रखेंगे, 3 घंटे पकड़ने, अरेस्ट होने के 3 घंटे के बाद पर्सनल बॉन्ड लेके इनको पुलिस छोड़ देती है। ये प्रॉब्लम है ऑफेंस में। और जो दूसरी जो है, इसकी जो पनिशमेंट की अगर हम बात करेंगे, गैम्बलिंग एक्ट में जो सेक्शन 13 का जो मैक्सिमम कवर कर सकता है लीगल पैरामीटर्स के हिसाब से, इसमें ज्यादा से ज्यादा सजा 3 महीने की दी गई है। और जो फाइन दिखाया गया है दैट इज 200, काफी लेस फाइन है, पनिशमेंट बहुत लेस है। कानून में कहा जाता है कि जिस ऑफेंस की सजा 7 साल से बियॉन्ड होगी, ज्यादा होगी, तब हम उस ऑफेंस को सीरियस या हीनियस का नाम दे सकते हैं। लेकिन जो गैम्बलिंग वाले सेक्शंस है या बैटिंग का कानून है, ना तो हम इसको सीरियस ऑफेंस कहेंगे और ना ही हम इसको हीनियस ऑफेंस कहेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, जैसे कि मेरे कैरियर में पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इन केसेस में अगर गैम्बलिंग एक्ट का केस है, कोर्ट पुलिस कोर्ट में अप्रोच करती है, चालान पेश करती है, इन केसेस में 99.9% केसेस में ट्रायल कंटेस्ट नहीं होती है बाय द एक्यूज। रीजन बीइंग, पहले ही मुलजिम को पता होता है कि ऑफेंस की पनिशमेंट 2 महीने है, वो कन्फेस कर देता है।
अगर उसको ट्रायल कंटेस्ट करनी है, वो कोर्ट के सामने इकबाल जुर्म करता है, कन्फेशन करता है, फाइन 200-300 हजार रुपए देता है और निकल जाता है जी। अगर इस ऑफेंस को अगर लेजिस्लेचर चेंज कर अमेंडमेंट आ जाएगी फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट इन द पर्टिकुलर ऑफेंसेस ऑफ गैम्बलिंग एक्ट, अगर लोगों को ये चीज पता चल जाए कि नहीं जी इस ऑफेंस में गैम्बलिंग या बैटिंग में अगर हम इन्वॉल्व हुए, अगर हम मुलव्वस पाएंगे तो इसकी सजा बढ़ गई है, 7 साल कर दी गई है, 10 साल कर दी है, तो जब सजा बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली इनको बेल इजीली नहीं मिलेगी। और दूसरी चीज मैं बताऊं चाहूंगी, जो सबसे जो गैम्बलिंग का प्रॉब्लम है इसमें है ये नॉलेज होती है एक बंदे को कि मुझे रिस्क है, कुछ खो सकता हूं। अगर वो दाव पे जुए पे कोई भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, पैसा या कोई कीमती चीज दाव पे लगाएगा, डेस्पिट द फैक्ट उस बंदे को, उस जुआरी को पहले ही पता होता है कि यहाँ पे मुझे खोने का 100% रिस्क है, मैं दाव पे लगा रहा हूं। और जो रिटर्न, जो इनको गेन की लालच होती है कि हमें रिटर्न मिलेगा, वहां से वापस आएगा, उसकी कम उम्मीद होती है। सो नॉलेज होना इस चीज की, मैं अगर कुछ दाव पे लगाता हूं वो मैं खो दूंगा, उसके बाद भी ये चीज करना, और ये पता होने के बावजूद कि मुझे पूरी गारंटी श्योरिटी नहीं है कि मेरे पास ये पैसा या ये प्रॉपर्टी जो मैंने दाव पे लगाई है वापस आएगी कि नहीं। हमारी यहाँ पे अगर सिविल सोसाइटी की बात करें या बाकी लोगों की बात करें, पर्टिकुलरली मैं श्रीनगर और कश्मीर की बात करना चाहूंगा, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे कुछ पॉलिटिकल जो हमने केस रहा है जी, यहाँ पे हमारे कुछ पॉलिटिकल फिगर्स तक इन्वॉल्व है गैम्बलिंग एक्ट में। रिसेंटली ऑर्डर आया था हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेटिंग से, 2 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने गैम्बलिंग केस में पकड़े, जब उनको कोर्ट के सामने पुलिस ने प्रोड्यूस किया, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ चार्जशीट उन्होंने कर प्लीड गिल्टी, उसके बाद उनको कन्विक्शन कर दी गई। अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे जी, मैक्सिमम आप पाएंगे 90% कन्विक्शन कैसे होती है कि मुलजिम जो उसके माइंड में ये एक फैक्टर बन जाता है कि मैं कन्फेशन करने के बाद अगर मुझे जज साहिबान सजा भी देना चाहेंगे तो वो 3 महीने से ज्यादा सजा दे नहीं सकते। तो इस चीज को आमिर मसूदी साहब, मैं यही चीज जानना चाह रहा था और हमारे देखने वाले भी, कि अगर इस गुनाह में कोई मुब्तला हो गया है, यहाँ से 10 तरह की परेशानियां आगे शुरू होती हैं, और कई लोग जो हमने जाती तौर पर मुलाकात भी हुई वो यहीं से आगे जाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज में, इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए, ये हम देखते हैं, आपने भी दाएं बाएं देखे होंगे। लेकिन रोकने का तरीकाकार क्या है? क्या ये माने कि कानूनी तौर पर भी हम कमजोर हैं इस मामले में, कि जब एक शख्स को अगर सलाखों के पीछे धकेलना है तो वही जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि बेल मिल गई, 2, 4, 3 माह के बाद वो वापस लौट आता है, यहाँ ऑप्शंस पर क्या बचते हैं कि इस तबाही से बचा जाए कानूनी तौर से? जी आसिफ साहब, मैं बताना चाहूंगा, कानूनी तौर अगर हम इसकी बात करेंगे, जो ये थोड़ी सी कमजोर, इसको हम अनडाउटली एक्सेप्ट करेंगे कि ये एक ऐसा सेक्शन है, लेजिस्लेचर ने ऐसा कानून बनाया है जिसको हम मुलजिम को इस कानून को दिखा के या इम्प्लीमेंट करके कोई बाज नहीं आ सकता। इसमें सबसे पहली बात, इसमें हमें अमेंडमेंट की जरूरत है ताकि इसकी पनिशमेंट हाई हो जाए, जो पनिशमेंट महीनों की दी गई है वो सालों में कन्वर्ट हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लेजिस्लेचर और हमारा पार्लियामेंट, हमारे कानूनदान अगर इस गैम्बलिंग और बैटिंग के ऑफेंस को नॉन बेलेबल नेचर में कन्वर्ट करते हैं तब जाके थोड़ा सुधार आ सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे हमारे जेल से पुलिस है, वन ऑफ द कॉम्पिटेंट पुलिस फोर्स इन द हिस्ट्री है, इन पुलिस के जो इनके इन्फॉर्मर्स है या इनको काम करने का तरीके हैं, अगर किसी एरिया, किसी जुरिस्डिक्शन में गैम्बलिंग की एक्टिविटी होती है, जैसे हम मीडिया के साइड से या दूसरे सोशल एक्टिविटीज करके अवेयरनेस प्रोग्राम करके, अगर आपको कभी ड्रग्स या कुछ नार्कोटिक्स की नॉलेज है तो बड़ी मेहरबानी एक जिम्मेदारान शहरी के रोल अदा करे और सामने आ जाए, पुलिस की मदद करे। वैसे ही हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है रिगार्डिंग द गैम्बलिंग एक्ट, कि पुलिस को ये चीज, अगर यहाँ बाकी जो हमारी सिविल सोसाइटी के लोग, हमारे बाशुओं लोग हैं, अगर वो लोगों को अवेयर करेंगे कि अगर कहीं भी किसी भी एरिया में गैम्बलिंग एक्ट का कोई भी ऑफेंस होता है या कुछ लोग हमारे सोसाइटी के एलिमेंट्स गैम्बलिंग में इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके पुलिस को इन्फॉर्म किया जा सकता है। जैसे हम ड्रग्स के केसेस में पुलिस इतनी अच्छी कार्रवाई करी, सेम कार्रवाई पुलिस गैम्बलिंग और बैटिंग के केसेस में भी कर सकती है। दूसरी चीज आसिफ साहब, यहाँ अगर कोई शख्स एक लालच के लिए एक गैम्बलिंग में इन्वेस्ट करता है और उसको ये भी पता है कि मुझे ये वापस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इनकेस वो हार गया तो उसके बाद वो अपना मकान या कोई और प्रॉपर्टी की गिरवी रख के वहां से पैसा उठाता है, इंटरेस्ट पे पैसा लेता है, जो उसको बच्चों की सेविंग होती है या अपने घर की खर्चे होती है, अपनी कमाई होती है, वो हार्ड अर्न मनी वो इन्वेस्ट करता है गैम्बलिंग में। इसी एक लालच से दिमाग में यही एक वहम होता है कि एक ना एक दिन मैं जीता हूँ, मुझे सारा वापस आ जाएगा। अगर पुलिस, मैं नहीं कह रहा पुलिस काम नहीं करती, पुलिस काम करती है,
बट उतनी इफेक्टिवनेस नहीं है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट यहाँ पे। अगर किसी जुरिस्डिक्शन दिन में हो जाए इन ऑफेंस, जैसे कि हमारी जेल की पुलिस ड्रग्स को रोकने के लिए काम करती है, अगर सेम लीगल पैरामीटर, सेम मोडस ऑपरेंडी बाय और पुलिस फोर्स यूज किया जाए तो डेफिनेटली गैम्बलिंग और बैटिंग को कर्ब किया जा सकता है। इसके लिए हमारे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, लॉयर्स हैं, हमारे पॉलिटिकल यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है, देखा होगा सोशल मीडिया पे हमारे जो सुपरस्टार्स हैं, हमारे जो क्रिकेट प्लेयर्स, हमारे जो बॉलीवुड एक्टर्स हैं, जो पब्लिक फिगर्स मानी जाते हैं, वो तो गैम्बलिंग को प्रमोट करते हैं। डजंट मैटर वेदर दैट इज ऑनलाइन गैम्बलिंग और ऑफलाइन गैम्बलिंग, लेकिन गैम्बलिंग को हर जगह, बैटिंग को हर जगह प्रमोट किया जाता है। अगर हम इस चीज से दूरी रखेंगे, इस चीज को अवॉइड करेंगे, तो डेफिनेटली लोगों को अवेयरनेस पहुंचेगी कि हमें इस चीज में इन्वॉल्व नहीं करना है अपने आप को। हमें मॉनिटरी लॉस भी होगा, इकोनॉमिक लॉस भी होगा और हमारी घर की हालात भी तबाह हो सकती है। सरकार ये जो इख्तियारात वाली बात होती है ना, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी की गवर्नमेंट इस मामले में क्या कर सकती है? क्या ये पुश कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर एजेंसीज को या उन तमाम कंसर्न लोगों को जो इस पर कानून बनाने का हक रखते हैं, और कम से कम मुल्क की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा तक बात जाए? स्टेट गवर्नमेंट या यूटी का इसमें क्या रोल है? जी आसिफ, देखिए जैसे हमारे यहाँ पे एमपी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हर एक एरिया है, हर एक जुरिस्डिक्शन, हर एक इलाके के हमारे मेंबर। जब उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसीलिए कहा जाता है कि बीइंग द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, कॉमन पीपल, जो लोगों के बदले एक रिप्रेजेंटेटिव का रोल अदा करेगा। और किसी प्लेटफॉर्म में द हाईएस्ट जो लेजिस्लेटिव हब है हमारा पार्लियामेंट है, वहां पे लोगों की बात सुनकर जो हमारे सर्कमस्टेंस, हमारे हालात देख के वक्त की जरूरत के मुताबिक अपनी बात सामने पार्लियामेंट में रख सकती है और इस चीज पे जोर दे सकते हैं कि इस चीज की हमारी जरूरत है, यहाँ पे किसी चीज की कमी है, किसी कानून की कमी है। अगर माशरे में कुछ हो रहा है, बीइंग ए लीडर मुझे पता है कि मेरे इलाके, मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे स्टेट में हो क्या रहा है। अगर मुझे लगता है कि इसमें तब्दीली की जरूरत है और वो तब्दीली खाली कानून के तरीके से आ सकती है, तो डेफिनेटली बीइंग ए पार्लियामेंट मेंबर मुझे लीगली अथॉराइजेशन है, आई एम लीगली एंटाइटल्ड टू मैं बात करूं कि कानून को डेवलपमेंट के लिए चेंज किया जाए, इस कानून में अमेंडमेंट की जाए, ताकि जो हमारा ये ऑफेंस है, जो हमारी सोशल कंपल्शन में आ रहा है, जो हमारी सोसाइटी में दिन रात देखने को मिलता है, इस चीज को खत्म कर सके। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमारे जुडिशरी का रोल भी है। जितने भी लोग, जितने भी डिपार्टमेंट, जितनी भी अथॉरिटीज इस चीज के साथ मुंसलिक है, जिनको भी हु आर वेस्टेड विद द पावर्स की वो वहां पे बात कर सके, ताकि अमेंडमेंट हो जाए कि इस ऑफेंस में, जुर्म में, और लोगों को जो ही अवेयरनेस मिल जाए कि गैम्बलिंग एक्ट में क्या सजा मिल सकती है, क्या नहीं, तो डेफिनेटली वो इस चीज से पीछे दूरी इख्तियार कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर मसूदी साहब, माहिर कानून, वादी कश्मीर से हमें ज्वाइन किए थे प्रोग्राम सलाम जी के में हमारे साथ इस खास सेगमेंट में या स्पेशल सीरीज का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ वक्त बहुत कम है, सीधा कॉल्स की तरफ चलेंगे, एक एक करके कॉल्स शुरू करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से आप हमें ज्वाइन करें। जो बार बार कॉल करते हैं वो लाइन को हाईजैक करने की कोशिश ना करें, नए लोगों को मौका दें। पहले से कॉल करना शुरू हो जाते हैं तो इसलिए मुश्किलात कई बार होती है, नए लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं कर पाते। फर्स्ट कॉलर की तरफ चलेंगे और आखिरी ये 7-8 मिनट हमारे पास है, एक एक करके कॉलर्स हम ज्वाइन करेंगे। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और इन नंबर्स के जरिए एक नहीं, दूसरा, तीसरा या चौथा किसी एक पर आप कॉल करके हमारे साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट कॉलर लाइन पर हमारे साथ। हेलो हेलो, नाम बताइए, कहां से? 8448-8125, इसके अलावा 5876 और 2699, ये चारों नंबर्स काम करेंगे। 0191 लगाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा जब भी आप कॉल करेंगे। और जब तक आप कॉल करेंगे कुछ और मालूमात भी आप तक पहुंचाना ज़रूरी है। और वक्ती तौर आप देखेंगे मुख्तलिफ इलाकों के मामलात हैं, आप MLAs या दीगर अवामी नुमाइंदों से शिकायत करते हैं तो ज़रूर इस प्लेटफॉर्म का भी सहारा लीजिएगा। कॉलर हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, यहाँ लाइट की बहुत कटिंग है सर, बहुत बड़ी कटिंग है लाइट की सर। किस इलाके में? सर ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी, तहसील रजौरी और विलेज पलमा है। ऐसे मतलब जो सारे एरिया ना डिस्ट्रिक्ट रजौरी के, हर जगह सर यही समस्या है लाइट की सर। अब सुबह 6 बजे की कट हुई है, अभी तक लाइट का कोई पता नहीं कब आई कब नहीं है। बहुत शुक्रिया जी आपके कॉल का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में और अपनी बात रखने के लिए। नेक्स्ट कॉलर। हेलो 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 जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब जी,
सोवरी पे मोहम्मद जुबैर रातर अहन हज इंस्टीट्यूट त्रोमुत टेस्ट आज गो रेत तुम वन है पगह ग मशीन ठीक कल ग मशीन ठीक अत क्या दो मशीन ना ठीक अमिक डायरेक्टर सबस वन तो पे याद अम तुझ गांध अत इंस्टीट्यूटस तो जनाब सोवरी पे हालात तम हालात कह ठीक मेहरबानी कर अच्छा मारू टेस्ट दाजो सठा शुक्रिया कॉल करने खातिर। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो जी, नाम बताएं कहां से? हेलो 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 जी, नाम बताएं। सूर्य सिंह मेरा नाम है जनाब, मैं जम्मू से हूँ। जी जी सर, आपका पहले शुक्रगुजार हैं हम कि आपने जो ये प्रोग्राम चलाया है, ये ऑनलाइन बैटिंग या पहले जो चला रहे थे गैर शादीशुदा, थैंकफुल आपके चैनल का। सर एक रिक्वेस्ट है हमारी, मैं रहता हूँ सिर्फ कुजवानी से, जो मेन रोड है नेशनल हाईवे से 500 मीटर दूर जी, हम बिशना रोड पे हमारा एक मोहल्ला है अर्जुन विहार। सर उन गलियों का इतना हाल है, सामने गुरुद्वारा, हमारे बुजुर्ग जो औरतें लेडीज जो आती हैं गुरुद्वारा, ठोकरें इतनी लगती हैं उस गली में, क्योंकि हमर बाला साहब ने पहले काम कराया था इधर, आज 10-15 साल हो गए। तो हम स्मार्ट सिटी में रहते हैं तो इधर हाल देखें, हमारा इतना बुरा हाल है सर। हमारे जो गुरुद्वारा साहब रोड सिर्फ 100 मीटर नेशनल हाईवे से 500 मीटर, और सर ये जो बिशना रोड जाती है 100 मीटर की ये गली है हमारी सिर्फ, ये वार्ड नंबर 55 चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल का। जरूर अथॉरिटीज तक, कंसर्न लोगों तक आपकी बात इस प्रोग्राम के जरिए पहुंची है। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी जी, नाम बताएं कहां से? सुनील पंडिता फ्रॉम जम्मू जगती नगरोटा। जी सुनील जी। सर बेसिकली ऐसा है कि हमारा एक रोड है जो कोर कंडोली से लेकर जगती टाउनशिप का है जी। कई बार जो है आपके चैनल ने भी चलाया उसको, लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा। मैं आपके माध्यम से सरकार को बोलना चाहता हूँ कि इस रोड को ठीक कीजिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, आर्मी स्कूल जाते हैं, केवी में जाते हैं, इवन हम लोग जो है मंदिर जाते हैं सुबह में, कंडोली मंदिर, इवन नगरोटा मार्केट जाना होता है। तो रोड की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको भी मौका मिलेगा तो एक बार जो और उस पर जो एक स्टोरी बनाया जाए, ताकि सरकार को पता चल जाए कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उस रोड की। क्योंकि हर साल जब भी उसको जो है देखते हैं तो मुश्किल से जो रोड जो है ज्यादा से ज्यादा जो है महीना 2 महीने चलता है, उसके बाद जो है उसकी हालत फिर वही खराब हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। ज़रूर हम इस इलाके में दोबारा पहुंचने की कोशिश करेंगे और आपकी बात भी कंसर्न अथॉरिटीज़ तक इस प्रोग्राम के जरिए पहुंचेगी, हम एक्सपेक्ट करते हैं, और इस पर फौरी तौर से कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए। नेक्स्ट कॉलर। हेलो हेलो जी, नाम बताएं कहां से? नाम बताएं कहां से? मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ नरसिंहगढ़ बाल गार्डन से। जी जी, एक बात करनी थी आपसे, जो आजकल ये ट्रैफिक पुलिस जो ड्राइव चल रही है इनकी, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ उनको। जो रोडों में ट्रैफिक जैम जो था वो कम हो गया और लोग भी समझ गए हेलमेट पहनना है, बेल्ट लगाना है, लाइसेंस रखनी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखने हैं। अब मेरा कहने का मतलब है, फोन करने का गर्ज ये है, जहां मैं रहता हूं नरसिंहगढ़ बाल गार्डन, ये एक प्राइवेट कॉलोनी है जी। यहाँ पर लेकिन इलीगल पार्किंग हद से ज्यादा होती है। इवन पर्सनली हम जो मोहल्ले वाले थे, हम एसएसपी से जो ट्रैफिक साहब उनके पास गए थे, उनसे हमने गुजारिश की थी इसके बारे में आप थोड़ा कीजिए। वो कभी कभी क्रेन भेजते, लेकिन एक बार मुझे याद है इसी साल उनसे हमने थोड़ा रिक्वेस्ट की, भाई ये जो कंटिन्यू आता है ये गाड़ियां, इनको थोड़ा सा लगाम चाहिए। लेकिन वो कहते हैं बेहतर रहेगा अगर आप म्यूनसिपलिटी वालों के पास जाएंगे, उनको बताएंगे ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल गाड़ियां हैं यहाँ पर हमारे जो म्यूनसिपलिटी ऑफिस है, पुलिस का ऑफिस है और बहुत सारे ऑफिस है, वो रखते हैं यहाँ पर दिन भर पार्किंग। हम घर वालों को बहुत परेशानी होती है इस चीज से। मैं गुजारिश करता हूँ आपकी वजह से, प्लीज प्लीज मुजफ्फर साहब एक बार सोचिए और हमारे इस एरिया में आइए और देखिए हमें कितनी प्रॉब्लम हो रही है जो इलीगल पार्किंग यहाँ पर रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कुंजर तलमर्गी पे वार्ड नंबर 3 मज रोजान गो वारिया काल 3 वरी आब आसनस शेख महलस। अच्छा अच्छा, कम वाटर सप्लाई स्कीम। चलो सेठा शुक्रिया कॉल करने खातिर। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो, नाम बताएं कहां से? हेलो हेलो जी,
सर जी मुझे रिक्वेस्ट है, ये जो ट्रैफिक की मुहिम चल रही है बड़े लोग खुश है इससे, मगर एक रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ लोग मैंने देखा आपस में बातें करते हैं, ये जो 65 साल का 70 साल का कोई आदमी है वो 30 साल से 40 साल से गाड़ी चलाता है, उसकी लाइसेंस या तो या क्या नाम है एक्सपायर हुई है या उसने ध्यान नहीं किया, वो अब चलाता ही रहा, अब उसके पास लाइसेंस है नहीं। अच्छा, ये लोग क्या करेंगे? इनको क्या कुछ है सहूलियत इनके लिए? कुछ 65-70 साल का आदमी है, गाड़ी चला रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने आपकी कॉल का। नेक्स्ट कॉलर, हेलो जी, नेक्स्ट कॉलर, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, मशकूर तुहद गुलशन चलन हुन क्या लुकन वातान आराम अर्ज यह गवर्नर राजस मज सड़क खतर इतला, मगर वन गसान कहें बने गवर्नमेंट यह कुछ इलाक़ माला खुशहाल सर चढ़ी बस। चलो सठा शुक्रिया कॉल करने खातिर। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, हेलो। लास्ट कॉलर हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, नाम बताएं कहां से। हेलो, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 10 बजने वाले वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला JK 24/7 न्यूज और गुलिस्तान न्यूज पर जारी रहेगा। इस प्रोग्राम में हमारे साथ बस इतना है।